हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पंचायती राज व्यवस्था का और सत्ता का विकेंद्रीकरण। हम देख रहे थे कि हमारा जो देश है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला सरकार इस तरह तीन क्षेत्रों में, तीन स्तरों में बटा हुआ था। किंतु राजीव गांधी के शासनकाल में सरकारी योजनाओं का लाभ जो है प्राप्त कराने के लिए या उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए सत्ता का और अधिक विकेंद्रीकरण किया गया और इसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया गया। इसके लिए संविधान में एक संशोधन करके सत्ता का और अधिक विकेंद्रीकृत की गई, जिससे अब सत्ता जो है 4 स्तरों पर बटी हुई है: केंद्र में, राज्य में, जिले में और ग्रामीण स्तर पर। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों को या आम जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1986 में संविधान में एक संशोधन लाया गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया। उन्हें संवैधानिक मान्यताएं दी गई और इससे अपेक्षा की गई कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो गरीब और विशेषकर महिलाओं को स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हो पाएंगे और उन्हें भागीदारी मिलेगी। राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता, धर्म और गठबंधन की सरकार। राजनीति में क्षेत्रीयता अर्थात विशेषकर विभिन्न ऐसे क्षेत्र जहां से कि जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था, उन्हें शामिल करना। जातीयता, जातिवाद, धर्म और गठबंधन की सरकार। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से राज्यों के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही थी और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा था। पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रीय राजनीति को देखा था, जिसमें पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन हमने पढ़ा था। इसी के तर्ज पर अन्य अनेक राज्यों में भी क्षेत्रीयता की राजनीति शुरू हो चुकी थी, जिनका मकसद था उन पार्टियों का विकास होने लगा, जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उसमें सम्मिलित नहीं थे। कई ऐसे क्षेत्र थे, जातियां थी जो कि राजनीति में नहीं आई थी। उन्हें राजनीति में लाना और अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्न करना। इस प्रकार अब प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी बनने लगी थी। इनमें से कई ऐसी जातियां थीं जैसे जाट, दलित जातियों में से कई नई पार्टियां का गठन होने लगा। इनमें से ऐसी जातियां भी थीं जो आर्थिक रूप से उनकी स्थिति जो थी में सुधार पाए थे, मगर शिक्षा में और राजनीति में उनका कोई दखल नहीं था। कई राजनीतिक दलों ने इन्हें शिक्षा और राजनीति में प्रवेश दिलाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां बनाई, जिससे कि इनमें राजनीतिक और शिक्षा दोनों का ही प्रसार और प्रचार हुआ। ऐसी जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिला। उच्च जातियों के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी अन्य जातियों को इसमें आरक्षण दिया गया और साथ ही इसमें इन जातीय राजनीतिक उभार में मदद भी मिली। जातीय और क्षेत्रीय पहचानों के साथ साथ राजनीति में लोगों की धार्मिक पहचान भी महत्वपूर्ण बनने लगी। इस तरह हम देखते हैं कि 1985 के बाद जो भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टियां विकसित हुई और वे विशिष्ट समुदाय या जाति या क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने लगे। कुछ क्षेत्रीय जनजातियां ऐसी थी जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब उनकी पार्टियां बनने लगी, जैसे जाट।
ये इसके विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी इनकी बाद में जैसे जैसे पार्टियां बनने लगी और ये राजनीति में सक्रिय होने लगे तो इनके बारे में लोगों को जानकारी हासिल हुई। पिछले कुछ समय पहले की बात है कि जाटों ने अपने लिए आरक्षण की मांग करते हुए बहुत आंदोलन किया था। अब ये समुदाय जो थे, विशिष्ट समुदाय जो है, जाति और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगे थे। इसका एक व्यापक परिणाम यह हुआ कि चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और सरकारें गठबंधन के आधार पर बनने लगी। 1889 के आम चुनाव में के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार चलाने के लिए विभिन्न दलों ने को गठबंधन करना पड़ा। कुछ गठबंधन सरकार अस्थिर रही और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, जिसका उदाहरण जनता दल है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी, जहां शुरुआती 4 दशकों तक भारत में केंद्रीय राजनीति लगभग एक ही दल के इर्द गिर्द घूमती रही थी और वह दल था कांग्रेस का दल। और 1990 के बाद से इसमें बहुदलीय पार्टियों की तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाया। बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में हमने बहुत सी अस्थायी गठबंधन सरकारें देखी, पर पिछले 15 सालों में स्थिर गठबंधन सरकार भी देखी है। पिछले 15 सालों में किसकी थी? मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वह भी गठबंधन वाली सरकार थी। अस्थायी गठबंधन सरकार देखी है और पिछले 15 सालों में हमने स्थिर गठबंधन वाली सरकार भी देखी। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों में समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया। गठबंधन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुत से प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान किया। क्षेत्रीय राजनीति में जब सरकारों बनने लगी, उनके राजनीतिक दल बनने लगे, तो इन दलों ने राजनीति में प्रवेश के साथ साथ अपना चुनाव भी लड़ना शुरू किया। कुछ समय पश्चात जब शुरू में हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 40 वर्षों तक, अधिकतम समय तक अपने वर्चस्व भारत पर बनाए रखा था और इसी के आसपास ही हमारे देश की राजनीति चलती रही थी। अन्य राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश अवश्य की थी कि वे भी स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ें और राज्य सरकार बनाए, किंतु उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और अन्य दलों के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई, जिसे मिलीजुली सरकार या गठबंधन वाली सरकार कहते हैं। जब 2-3 पार्टियां आपस में मिलती हैं तो प्रत्येक पार्टी में क्या होता है, विचार, सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, उनके नियम भी अलग अलग होते हैं, उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इन सब में अगर गठबंधन तरीके से हो, अच्छे से हो, तभी सरकार जो है अपना समय पूरा कर पाती है। बीच में हमने देखा था 1977 में गठबंधन वाली जनता दल सरकार बनी थी, जो कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और 1980 में पुनः चुनाव कराने पड़े, जिसमें इंदिरा कांग्रेस जो थी वह विजयी हुई भारी मतों से और पुनः कांग्रेस पार्टी का शासन स्थापित हुआ। इसी प्रकार क्षेत्रीय दल जो हैं भारतीय राजनीति में अब प्रवेश करने लगे थे। कब से? 1986 के पश्चात, जबकि
भारतीय संविधान में संशोधन करके सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया चौथे स्तर पर ग्राम पंचायतों में। उसके पश्चात अनेक क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई, अपना दल बनाया और राजनीति में भाग लेना शुरू किया। इससे राजनीतिक अस्थिरता तो बढ़ी, किंतु धीरे धीरे इन्होंने इसमें स्थायित्व भी प्राप्त किया। इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।